चरित्र गठन के लिए मैंने देखे कि कई जगह बहुत कम जगह ही इसके तरीके बताए गए हैं। तो मैंने आकलन करना शुरू किया और अपना ध्यान साधना से मैंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ तरीके पाए। लगभग 40+ तरीके हैं जिससे हम बच्चों का चरित्र गठन कर सकते हैं। जिसमें से एक तो ध्यान उपासना की बात हम कर चुके हैं, दूसरा है प्रकृति से जुड़ना। जैसे हम प्रकृति से जुड़ते हैं और पेड़ पौधे में हरियाली में रहते हैं तो हमारा मन तुरंत बदल जाता है, जिस कारण से लोग शहरों में भी हरियाली ढूंढते हैं और कई बार शहरी ज़िंदगी से तंग आकर कहीं घूमने चले जाते हैं। कोई साइट सीइंग के लिए कोई पहाड़, कोई नदी, कोई समुद्र के किनारे या फिर किसी जंगल में। तो प्रकृति से जुड़ने से हमारा मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और शरीर पर भी इसका प्रभाव रहता है। तो इस तरह से हरा रंग और कुछ खास फ्रीक्वेंसी है जो हमारे अनाहत चक्र को जागृत रखता है और स्वस्थ रखता है। इसमें और भी बहुत सी बातें आ जाएंगी, अगर बात बहुत लंबी चली जाएगी अगर सिर्फ इस एक चरित्र गठन की बात पर हम लोग चर्चा करें। तो अब मैं अपने SH4 मॉडल की बात करता हूँ। SH4 मॉडल में मैंने ये देखा कि शिक्षा का मूल अध्यात्म होना चाहिए। संपूर्ण सृष्टि का आधार अध्यात्म है और हर सही काम के बीच में अध्यात्म रहना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य भी अध्यात्म से ओतप्रोत जुड़ा हुआ है। हम सही ढंग से जी सकें इसके लिए भी अध्यात्म जरूरी है। रोजगार इसका एक पहलू है, तो उसका भी चिंतन इसमें रहा है। तो सबसे पहले SH4 मॉडल में मैंने अध्यात्म को रखा है और मेडिटेशन की जो भूमिका है वो बुद्धि बढ़ाने में हो चाहे चरित्र निर्माण में, वो हम लोग पहले जिक्र कर ही चुके हैं। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी खास धर्म की बात कर रहा हूँ। हर धर्म के मूल में, बीज में अध्यात्म है और कोई भी धर्म आप मानते हो या फिर नहीं भी मानते हो, आप अगर सिर्फ प्रकृति में कुछ समय बिताएं, हरियाली में आप पशु पक्षियों की सेवा करें, पेड़ पौधे लगाएं और आप थोड़ी ध्यान कर लें, ध्यान साधना कर लें, तो आप अपने आप एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी सब कोई अपने अपने ढंग से समझता है, अपने अपने ढंग से उसका पालन करता है। लेकिन अगर और अच्छा से इसको शिक्षा व्यवस्था में भी लाया जाए, सबको अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाए, तो फिर शिक्षा सुशिक्षा में बदलने लगेगी। तो स्पिरिचुअलिटी का S और 4 H, यही SH4 का अर्थ है। 4 H क्या क्या है? जोहान पेस्टालोजी नाम के एक व्यक्ति ने पहले 3H कॉन्सेप्ट लाया था, हेड, हर्ट और हैंड। तो हेड मतलब हम सभी समझते हैं कि दिमागी शिक्षा। अब हो क्या रहा है, हेड के नाम पे आज जो शिक्षा दी जा रही है वो दरअसल दिमाग को ख़त्म कर रही है। रटने रटाने की शिक्षा हो रही है जो
भय पर आधारित शिक्षा है, पनिशमेंट पर आधारित शिक्षा है, चाहे कंपटीशन स्ट्रेस पर आधारित शिक्षा है, वो लॉन्ग टर्म में दिमाग को का नुकसान कर देती है। तो हेड को हम लोग कैसे पुष्ट करें, नरिश करें। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि ब्रेन को ऑल राउंड डेवलपमेंट मिले, और ब्रेन अगर डेवलप होगा तो हमारे शरीर का वो CPU है, शरीर भी उसके हिसाब से डेवलप होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन ही काम करता रहेगा, क्योंकि ब्रेन पूरे शरीर से जैसे इंफॉर्मेशन लेता है, फीडबैक लेता है, उसी तरह पूरे शरीर को चलाता भी है। तो हमें अपने संपूर्ण शरीर है, बल्कि जो पंचकोश है, उसको अच्छा रखना है, और उसको अच्छे रखने के लिए हमें रोज़गार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो रोज़गार की शिक्षा भी इसमें शामिल होनी चाहिए। और हमें हमारे बच्चों को एक्टिव देखना है, ताकि वो लेज़ी ना हो जाए, ताकि वो किसी काम को करने में ना हिचकिचाएं। इसके लिए प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात आती है, PPBL। जिस तरह एजुकेशन ऑफ द हेड में एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हावर्ड गार्डनर की है, जो कि बहुत असरदायक पाई गई है। हालांकि इसका जो विज्ञान है, जो रैशनैलिटी है, वो जो किस ढंग से यह काम कर रहा है, वो अभी प्रतिष्ठित नहीं हो पाया है, लेकिन इसका असर देखा गया है। और जब असर देखा गया है, सक्सेस रेट बहुत हाई देखा गया है, तो इसका कारण ढूंढना विज्ञान का काम है। जबकि खेत के साथ करना पड़ा है कि आज की शिक्षा व्यवस्था जैसे हमें डेवलप नहीं करके हमें कई जगह संकुचित कर दे रहा है, तो उसी तरह आज का कॉर्पोरेट साइंस और कॉर्पोरेट मीडिया भी हमें गुमराह कर रहा है। आज का AI भी कई जगह उन्हीं चीज़ों से फीडबैक लेकर उनके प्रोग्रामिंग के हिसाब से कुछ एजेंडे को सपोर्ट करता है, जो कि हमारे हित में नहीं है। तो जहाँ रिज़ल्ट दिख रहा है उसको हम अनसाइंटिफिक अगर कर रहे हैं तो वो गलत है। वहाँ साइंस का काम है उसका कारण ढूंढ निकालना। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जैसे है, उसी तरह इकिगाई का कॉन्सेप्ट आता है कि हम सभी में कुछ ना कुछ करने की दक्षता है। कोई दो बच्चा एक जैसा नहीं होता है। आप एक मछली को कहेंगे कि गिलहरी की तरह पेड़ पर चढ़ जाओ, वो कभी चढ़ नहीं पाएगी। और एक गिलहरी को कहेंगे कि पानी में मछली की तरह तैरो, उससे ना हो पाएगा। सबके अपने अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसी तरह हम इंसानों में भी हर दो इंसान अलग होता है, कोई एक जैसा नहीं होता है। सबको एक ही सांचे में ढालना गलत है। तो उसकी जो दक्षता है, उसकी दक्षता को समझते हुए उसको वैसा ही काम करने में प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि यहाँ सिर्फ दक्षता की बात नहीं आती है, स्किल के साथ साथ पैसन भी कुछ चीज़ों में रहता है। जैसे हो सकता है मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पैसन है, लेकिन मेरा स्किल नहीं है। मुझे कोई और काम आता है जिसमें मेरी दक्षता तो है पर मेरा मन नहीं लगता है। पर कोई तीसरा काम भी है जिसमें स्किल और पैसन दोनों है। अब वो काम मैं करूँगा तो मुझे अच्छा भी लगेगा, मुझे उसमें कभी थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा पैसन है और वो काम मैं बढ़िया से करूँगा। इसी तरह इसमें दो और कॉन्सेप्ट जोड़ दिए जाते हैं कि वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है कि नहीं, उससे आमदनी हो सकता है कि नहीं, और वो सोशली यूज़फुल है कि नहीं। तभी जाके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो ये चार कॉन्सेप्ट टारगेट में रख के इकिगाई ढूंढा जाता है। जापानी कॉन्सेप्ट है
जापानी शब्द है इकिगाई, जहाँ हम देखते हैं कि एक बच्चे के लिए उसका आदर्श ऑक्यूपेशन क्या होगा। मतलब उसको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। और काम के छोटे बड़े का भेद भी बचपन से मिटा देना चाहिए, तभी एक सुंदर समाज भी हम बना पाएंगे और सब कोई सेल्फ डिपेंडेंट बन पाएगा। सबको अपना हर काम करने का आदत रहना चाहिए। जापान में छोटे बच्चे शुरुआती सालों में जब वो स्कूल में आता है तो एक पौधा लगाता है और उस पौधे का देखभाल करता है। जब तक वो स्कूल से निकलता है वो उस पौधे की जिम्मेवारी उसकी होती है। अब ऐसे में हम हर बच्चे के लिए ऐसा पौधा लगवा सकते हैं जो कि आगे चल के बड़ा बेशकीमती हो जाए 10-15 साल में। और वो जब वहाँ से निकलेगा तो उतने साल के लिए वो पौधा तो ऑक्सीजन दिया और फल दिया, छाँव दिया, उस पौधे से उसका कुछ इनकम भी हो जाएगा, उसकी एक पूंजी बन जाएगी। तो ये हम एजुकेशन ऑफ द हैंड में और भी देखते हैं कि बच्चे स्कूल की साफ़ सफाई खुद ही करते हैं जापान में, और इस तरह उनमें साफ़ सफाई का बड़ा अच्छा सेंस आ जाता है।